मध्य प्रदेश अभ्यय तंत्र एवं सिंचाई। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश अभ्यय तंत्र एवं सिंचाई। जो मध्य प्रदेश के अभ्यय तंत्र का वर्गीकरण अधिगम के प्रकार, प्रकृति एवं विशेषताओं के आधार पर मध्य प्रदेश के अभ्यय तंत्र को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में? 6 भागों में वर्गीकृत जो है किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका आता है गंगा अभ्यय तंत्र। देखो मध्य प्रदेश में गंगा अभ्यय तंत्र भी लगता है, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रांत से विस्तृत उत्तरी भाग का जो जल है और जो नदियां हैं उनका जो पानी गंगा नदी में पहुंचता है और इसी प्रकार वह बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता है, तो इसी को हम गंगा अभ्यय तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में गंगा अभ्यय तंत्र 3 अभाव के क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा है? देखो, एक तो आपका ये हो जाएगा कि यमुना अभ्यय तंत्र, दूसरा हो जाएगा टोंस और तीसरा हो जाएगा सोन बेसिन। ठीक है, इन 3 चीज़ों में जो है मध्य प्रदेश में गंगा अभ्यय तंत्र विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला है जो आपका नर्मदा नदी। अच्छा, दूसरा हो जाएगा जी आपका नर्मदा नदी तंत्र। ठीक है, तो नर्मदा नदी तंत्र के संपूर्ण बेसन में, ठीक है, अव्वल प्रतिरूप बिछा प्रणाली वाला संपूर्ण नर्मदा बेसन है। ठीक है, तो ये क्या है? गड्ढों वाली है। मतलब इसमें क्या है कि ये आपकी भ्रंश घाटी से बहती है नर्मदा नदी, तो इसे विच्छेद प्रणाली द्वारा संपूर्ण नदी बेसन कहा गया है। चौथी आपकी हो जाएगी ताप्ती नदी तंत्र। तो मध्य प्रदेश का ये है जो ताप्ती नदी तंत्र, इस नदी का तंत्र कुल क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें केवल 9,804 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में है और 51,504 किलोमीटर महाराष्ट्र में है, और जो कुछ शेष बचा है वो गुजरात में है। ठीक है, फिर चौथा आपका आता है गोदावरी अभ्यय तंत्र। तो गोदावरी अभ्यय तंत्र ऐसे है क्योंकि गोदावरी यहाँ से निकलती नहीं है मध्य प्रदेश से, लेकिन कुछ नदियां हैं जो मध्य प्रदेश की, वो क्या होती हैं, बहती हुई महाराष्ट्र में जाती हैं और महाराष्ट्र में जाती हुई गोदावरी नदी में मिल जाती हैं, तो इसी कारण से गोदावरी अभ्यय तंत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, इनको 5 तंत्रों में बांटा गया है। कौन से तंत्रों में? 5 तंत्रों में बांटा गया है। ठीक है, वही जो आपकी होती हैं बैनगंगा, पैनगंगा, ठीक है, इस प्रकार की जो नदियां हैं जो गोदावरी में जाकर मिल जाती हैं, तो वो आपका गोदावरी अभ्यय तंत्र कहलाता है। 5वां है आपका माही बेसिन। माही बेसिन है जो माही नदी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, और 6वां आपका महानदी बेसिन। ठीक है, तो इस प्रकार मध्य प्रदेश का जो है अभ्यय तंत्र 6 चीज़ों में बटा हुआ है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में अगर बात करें तो सबसे जो है गड्ढे वाली नदी वो आपकी चंबल नदी है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, ज़्यादा फैलती है और ज़्यादा गड्ढे का निर्माण करती है, तो ये जो आपकी है चंबल नदी। विंध्याचल श्रेणी में स्थित जानापाव पहाड़ी से सिंगौर चोटी से निकलती है। कहाँ से? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणीमाला है और जानापाव पहाड़ी के सिंगार चोटी से यह निकलती है। ठीक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 843 मीटर। ठीक है, इसके बाद देखो इसी के बारे में, चंबल के बारे में, अपने उद्गम स्थल से उत्तर मुखी होकर चंबल नदी एक महाखंड में बहती हुई राजस्थान में कोटा में पहुंचती है, जहां पर इस पर एक बांध बना हुआ है जो आपका गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध का ही निर्माण करती है। ठीक है, कहाँ पहुंचती है? राजस्थान के कोटा में, मध्य प्रदेश से। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी हो जाएगी। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 995 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, और ये चंबल नदी जाके यमुना नदी में मिल जाती है, लेकिन उसके पहले चंबल नदी पर 18 मीटर ऊंचा चुलिया जलप्रपात है। नाम सुना ही होगा सभी ने, 18 मीटर का है और कहाँ पर है? तो ये आपका चुलिया जलप्रपात है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। चंबल नदी जहाँ पर यमुना से मिलती है, वहाँ अन्य 4 नदियाँ भी यमुना से मिलती हैं। ठीक है, छोटी छोटी 4 नदियाँ भी अन्य वहाँ से मिलती हैं, इसलिए वहाँ जो है कहा जाता है पंचनद। ठीक है, इसके बाद है चंबल नदी का पौराणिक नाम क्या है? तो चंबल नदी का पौराणिक नाम है चरणवती। ठीक है, चरणवती। इसके बाद देखिए चंबल की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में जो आपकी हो जाएगी छपरा। वो छपरा जो उज्जैन छप नदी के किनारे बसा हुआ है। एक आपकी हो जाएगी काली सिंध, एक हो जाएगी बेतवा, एक हो जाएगी पार्वती, मेज, कुंवारी और बनारस। ठीक है, बनास, यहाँ पर क्या है? बनास नदी है, बनास उसका नाम है। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो किसकी हैं? चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद अगली नदी अपन देख रहे हैं छपरा नदी।
तो क्षिप्रा नदी की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की पवित्र नदियों में नर्मदा के बाद क्षिप्रा का स्थान आता है। अगर हम पवित्र नदियों की बात करें तो नर्मदा के बाद नर्मदा नदी तो वैसे ही बहुत पवित्र है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। और इसके बाद जो क्षिप्रा है वो दूसरी पवित्र नदी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और हर एक 12 साल में जो संस्थ का मेला लगता है वो कहाँ लगता है, उज्जैन में लगता है। किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे। प्राचीन नाम अवंती उद्गम स्थल, ठीक है। तो इसका हम अगर बात करें कि प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम है जो अवंती है, काय का, उज्जैन का, ठीक है। और जो स्थल है उज्जैन जिले में स्थित काकराबाड़ी से निकलती है, ठीक है। तो ये जो आपकी क्षिप्रा नदी है उज्जैन जिले के स्थित पहाड़ी से जो है काकरी वर्डी पहाड़ी से निकलती है। क्षिप्रा नदी की लंबाई है 195 किलोमीटर और ये जो आपकी है क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। ये चंबल में मिल जाती है 195 किलोमीटर के बाद। अब क्षिप्रा की खुद की सहायक नदियां हैं, तो क्षिप्रा की खुद की जो सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी दो नदियां हैं जिन्हें हम बोलते हैं खान और गंभीर नदी, ठीक है। ये दो नदियां क्षिप्रा की सहायक हैं। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, देखो। तो ये तो आप जानते ही हो गए कि उज्जैन है जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है और सिंहस्थ का हर 12 साल में यहाँ पर मेला लगता है। तो ये थी क्षिप्रा नदी, ठीक है। अगली है आपकी सिंध नदी। सिंध नदी की हम अगर बात करें तो सिंध नदी यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, जो विदिशा जिले में सिरोंज के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है, विदिशा जिले के सिरोंज के निकट से ये जो है निकलती है। यह उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड जिलों का जल लेकर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में चंबल में मिल जाती है, ठीक है। तो इटावा जिले में ये चंबल में क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसके बाद देखो सिंधु की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 461 किलोमीटर है, ठीक है। 470 में 461 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 8-9 किलोमीटर में अंतर है, जो कि क्या रहती है, इटावा यूपी में आ जाता है तो वहाँ पर बॉर्डर बन जाती है तो वो यूपी में मिल जाती है, ठीक है। अगला देखो, सिंधु नदी गुना जिले को दो भागों में विभाजित करती है, यानी कि गुना को दो गुना करने वाली नदी कौन सी है, तो वो आपकी सिंध नदी है, ठीक है। सिंध की प्रमुख सहायक नदियों की हम अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पाहुज, कुंवारी, माहौर और पार्वती। तो ये सिंध नदी की बहुत ही सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब आपकी आती है बेतवा नदी, ठीक है। इस नदी को संस्कृत में बेत्रवती भी कहती हैं, ठीक है। बेतवा नदी को संस्कृत में क्या कहते हैं, बेत्रवती भी कहती हैं, ठीक है। बेतवई नदी है। उसका उद्गम विंध्याचल श्रेणी के रायसेन जिले की गोहरगंज, यहाँ पर बहुत ध्यान ध्यान देने वाली बात है, गोहरगंज के पास कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से जो है निकलती है। कौन सी नदी, बेतवा नदी। बेतवा नदी हमीरपुर उत्तर प्रदेश के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो हमीरपुर उस जगह का नाम है जहाँ पर बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी की कुल लंबाई 590 किलोमीटर है, जिसमें 232 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। तो 232 किलोमीटर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में ही है। बेतवा नदी की दाहिनी तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं जो आपकी तीन नदियां हैं, एक तो है बीना, एक कैन और एक धसान, ठीक है। ये तीन नदियां हैं जो बेतवा की बहुत ही सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां होती क्या है, सहायक नदियां का मतलब ये होता है कि ये तीनों जाके नदियां जो छोटी छोटी हैं ये बेतवा नदी में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सहायक नदी होती है। अगला देखो, बेतवा नदी के बाएं तट से एक छोटी नदी सिंधु नदी भी सहायक है, छोटी एक सिंधु है वो भी उसकी सहायक नदी है, ठीक है। अब उसकी सहायक नदियां थी जो बेतवा की, जैसे बीना नदी। तो बीना नदी की हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के सागर जिले से, ठीक है। जो सागर जिला है जिसे हरि सिंह की नगरी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी बनी थी डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी 1946 में, तो ये सागर में ही है। यहाँ पर आपकी एक छावनी भी है सागर में और बहुत सी चीज़ें हैं सागर जिले में, ठीक है। तो सागर जिले की पश्चिमी सीमा के पास राहतगढ़ नगर के पास एक ऊंचा जलप्रपात बनाती है, जिसे हम भालकुंड जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, बीन नदी पर है और कहाँ पर है, राहतगढ़ में है, ठीक है। अगला है धसान नदी। धसान की बात करें, यहाँ पर क्या हो गया है, धसान हो गया तो ये धा है। धसान बेतवा की सहायक नदी है। यह रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील से निकलती है।
तो रायसेन जिले की बेगमगंज जो तहसील है वहाँ से धसान नदी निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई इसकी कुल लंबाई 365 किलोमीटर है, जिसमें 240 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो 240 किलोमीटर जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। धसान नदी पर हरपाल पुल के पास एक लहछुरा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? लहछुरा बांध। ये छोटा सा है बांध, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद है केन नदी। केन नदी की हम बात करें तो यह नदी कर्णावती के नाम से भी मशहूर है। इसको क्या बोलते हैं? कर्णावती भी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन इसी का। केन नदी का उद्गम हर गांव के समीप भांडेर श्रेणी से हुआ है। कौन सी श्रेणी है? जो भांडेर श्रेणी है मध्य प्रदेश की, उसका जो है उसके हर गांव के समीप से केन नदी का निर्माण जो है उद्गम हुआ है। ठीक है, केन नदी अपने उद्गम स्थान से निकलकर छतरपुर और पन्ना जिलों की सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी है जो पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा बनाती है? तो वो आपकी हो जाएगी केन नदी। ठीक है, और आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो केन नदी यमुना की सहायक है। केन नदी बिजावर पन्ना पहाड़ियों को काटकर, देखो बिजावर की पहाड़ियां कहाँ पर है? पन्ना में है, और पन्ना जो है जिला है, तो पन्ना की पहाड़ियों को काटकर 60 किलोमीटर लंबी एक गहरी गार्ज का निर्माण करती हैं। तो ये कम से कम 60 किलोमीटर है जो गार्ज बनाती है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी है जो 60 किलोमीटर लगभग पन्ना पहाड़ियों में गार्ज बनाती है, तो वो आपकी केन नदी है। केन नदी की कुल लंबाई हो जाएगी 427 किलोमीटर। केन नदी पर स्नेह जलप्रपात और केन घड़ियाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी पर स्नेह जलप्रपात या केन घड़ियाल है। ठीक है, केन घड़ियाल का मतलब ये है कि घड़ियालों का संरक्षण मध्य प्रदेश की कौन सी नदी में किया जा रहा है, तो वो आपका केन नदी में किया जा रहा है, केन घड़ियाल। और स्नेह जलप्रपात कहाँ पर है? केन नदी पर है। केन नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे सुनार, बेबस, मीर हसन, कटनी और मिल। ठीक है, तो ये जो आपकी हैं केन नदी की सहायक है। कौन कौन सी? देखिए, केन नदी की प्रमुख सहायक में सुनार। सुनार नदी है जो मध्य प्रदेश की तहसील है रहली, वहाँ से सुनार नदी निकलती है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो है सागर जिले की जो तहसील है रहली, वहाँ से क्या निकलती है? ये आपकी सुनार नदी निकलती है। और सागर जिले की है जो तहसील है जैसी नगर। ठीक है, जैसी नगर, वहाँ से क्या निकलती है? वहीं से निकलती है बेबस नदी। ठीक है, और जो बेबस नदी है उसी पर बांध बंधा हुआ है राजघाट बांध। एक राजघाट बांध है जो आपका बेतवा नदी पर बंधा हुआ है, लेकिन सागर के जल संरक्षण के लिए एक बांध बंधा हुआ है राजघाट बांध। ठीक है, इसके बाद है मीर हसन। ठीक है, जो सहायक नदी है इसकी, और कटनी एक सहायक नदी है, और उर्मिल एक सहायक नदी है। किसकी? केन नदी की। तो ये प्रमुख केन नदी की सहायक हैं, सुनार, बेबस, मीर हसन, कटनी और उर्मिल। ठीक है, अब इसके बाद आती है आपकी अगली नदी टोंस नदी। इस नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ियों में स्थित मैहर के निकट तमसा कुंड नामक जलाशय से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तमसा कुंड नामक जलाशय से हुआ है। इस नदी का उपनाम है तमसा नदी। इस नदी को तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला देखो इसी का क्वेश्चन। उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई यह नदी पन्ना पहाड़ियों को काटती हुई एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे चचाई जलप्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चचाई जलप्रपात। अब देखिए, यहाँ पर एक चचाई है, एक चुलिया है, लेकिन चुलिया जलप्रपात याद रखना है कि बेतवा नदी पर है, और चचाई जलप्रपात टोंस नदी पर है, रीवा में। कहाँ पर है? रीवा में। सबसे ऊंचा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का, ये भी याद रखना है। टोंस नदी 265 किलोमीटर लंबी है। टोंस नदी की लंबाई कितनी है? 265 किलोमीटर है। सिरसा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? तो सिरसा के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है बेलन। तो टोंस की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? बेलन। ठीक है, अगला देखिए सोन नदी। इस नदी का उद्गम अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक के समीप सोनमुंडा से हुआ है। तो अनूपपुर के समीप जो अमरकंटक है, ठीक है, और सोनमुंडा, वहाँ से इस नदी का उद्गम हुआ सोन नदी का। ठीक है, अगला देखिए, नर्मदा नदी के उद्गम से केवल कुछ दूर पर पूर्व से अपने उद्गम स्थान से निकलने के बाद सोन नदी उत्तर की ओर प्रभावित होती है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी जोहिला है। तो सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? जोहिला हो जाएगी। ठीक है, और कैमूर पहाड़ियों के समीप पश्चिम से आने वाली महानदी इसमें मिलती है। तो एक छोटी बोआ, एक उड़ीसा की महानदी है और एक ज्वाली है। तो पश्चिम से और आने वाली वो नदी मिलती है, और इसकी वहां पर दिशा है जो बदल जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला,
बघेलखंड का पठार, जो आपका बघेलखंड का पठार है, जो कि अनूपपुर हुआ, शहडोल जिला हो गया, उमरिया जिला हो गया, सीधी जिला हो गया, सिंगरौली जिला हो गया, जिले का हिस्सा बघेलखंड के अधिकांश जल सोन और उसकी सहायक नदियों द्वारा ही प्रभावित किया जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आगे यह उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि आपकी जो सोन नदी है या सोन परियोजना है, ठीक है, वो किन राज्यों से मिलकर और किन राज्यों में होती हुई जाती है। तो तीन राज्य आते हैं, एक आपका उत्तर प्रदेश, एक झारखंड और एक बिहार से बहती हुई पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? गंगा में। तो ये गंगा की सहायक है सोन नदी। अगला देखिए, सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है। कितनी है? 784 किलोमीटर है। सोन नदी पर डेहरी ऑन सोन, डेहरी ऑन सोन ये कहाँ पर है? बिहार राज्य में है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल, भारत का सबसे लंबा रेलवे जो पुल है, नेहरू सेतु, ठीक है, ये है, इस पर बनाया गया है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो भारत का सबसे लंबा पुल तो अब वो हो गया है, ठीक है, असम का। अगला है, सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ गोपद, बनास, रेहन और कुन्हड़ है। तो सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियों में आता है आपकी गोपद, बनास, रेहन और कुंड। ठीक है। तो इसी प्रकार ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर, नीलेश कुर्मी सागर यूट्यूब चैनल। ठीक है। और इसी तरह हम जो और भी नदियां हैं उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे और पढ़ेंगे, उनके बारे में हर एक क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और शेयर करिए, और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।